नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। एनआईए का अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का दावा। फर्जी मुठभेड़ में सेना ने जिनको मारा वो मजदूर थे, आतंकवादी नहीं। कश्मीर में व्यापारियों के लिए 1350 करोड़ के पैकेज का ऐलान। चिदंबरम का मोदी पर आरोप, कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ा मरोड़ा। नागालैंड पर NSCN-IM हुआ सख्त, बढ़ी मोदी सरकार की मुश्किलें। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करने का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि गोदी मीडिया, अगर आप मानते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहा है तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेते हैं सबसे बड़ी खबर सबसे पहले। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने शनिवार सुबह केरल के एर्नाकुलम और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में कई जगहों पर छापामारी करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अल-कायदा के पाकिस्तान प्रायोजित मॉड्यूल से जुड़े होने और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसियों ने बताया कि 6 लोगों को पश्चिम बंगाल से और 3 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि इनके पास से कई डिजिटल उपकरण, डॉक्यूमेंट्स, जिहाद से जुड़ी लिखित सामग्री, धारदार हथियार, घर पर हथियार बनाने से संबंधित लेख व कई अन्य चीज़ें भी बरामद की गई हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि इन सभी लोगों को पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन अल-कायदा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइज किया गया था और इन्हें दिल्ली NCR सहित कई जगहों पर हमले करने के लिए प्रेरित किया गया था। पिछले महीने ही कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया गया था। कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन IS भारत में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। IS का मकसद सिर्फ छिटपुट आतंकवादी वारदातों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि वो भारत में इस्लामिक शरिया से चलने वाले खिलाफत राज्य की स्थापना करना चाहता है और उसने इसके लिए अल हिंद नामक संगठन बनाया है। हाल में NIA ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में अदालत में पेश गई चार्जशीट में ये सारे बातें कही थीं और 17 लोगों के खिलाफ सबूत भी दिए थे। तो NIA लगातार इस तरह की गिरफ्तारियां कर रही हैं। इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के संगठन और इस तरह की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है और जो आंतरिक देश का माहौल है वो उसमें मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कट्टरपंथी मुसलमानों के अंदर ये बात घर कर रही है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और जो CAA और NRC का कानून बनाया गया है उसने निश्चित रूप से इस भावना को और प्रबल किया है। तो सरकार की नीतियों की वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है, जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उसने इस धारणा को मजबूत किया है और इसकी वजह से बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे कट्टरपंथी या उस तरह के सोच वाले जो मुसलमान हैं वो इस तरह के संगठनों की तरफ आकर्षित हो रहे हों, उनसे जुड़ रहे हों। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि ये पूरा सब कुछ एक राजनीतिक अभियान, राजनीतिक मकसद से भी किया जा रहा हो सकता है, क्योंकि ये एक तरह का इस्लामोफोबिया को भी जन्म देता है। इस्लाम के बारे में शक, शुबहा और डर का माहौल पैदा कर सकता है, दहशत का माहौल पैदा करता है और दूसरों के मन में इस तरह के संगठनों के प्रति तो नाराज़गी होना, उनसे डरना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बजाय इस समुदाय से जुड़े जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, उनके प्रति उस तरह के भाव अगर पैदा होने लगें तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, नुकसानदेह है राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए। तो राजनीतिक मकसद से भी कई बार ऐसी चीज़ें की जाती हैं
की जा रही होंगी और की गई होंगी। ये एक सिलसिला है जो कि राजनीति में भी इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों पक्ष हैं, खतरा हो भी सकता है, बड़ा खतरा भी हो सकता है और कहीं खतरा नहीं भी हो सकता है, केवल खतरा एक हवा खड़ा करने की कोशिश भी हो सकती है। बहरहाल चूंकि एनआईए का रिकॉर्ड बहुत अच्छा साफ सुथरा नहीं है, इसलिए उसके दावे भी बहुत यकीन के लायक नहीं होते हैं और ख़ासतौर से इस सरकार के कार्यकाल में इस तरह के जो एजेंसियां हैं वो बहुत पक्षपातपूर्ण हो गई हैं, इसलिए संदेह का बढ़ना लाजमी है। इसलिए इस तरह की गिरफ्तारियों और इस तरह के दावों पर थोड़ा सा संदेह के साथ भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है इनकी सच्चाई पता करने का। इसलिए सावधानी बरतना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इस किसी तरह के जाल में ना फंसे, चाहे वो जाल उस तरफ से फेंका गया हो और चाहे जाल इस तरफ से फेंका गया हो, हमें दोनों तरफ से बचना होगा। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 18 जुलाई को विवादास्पद मुठभेड़ में 3 युवकों को मार गिराने को लेकर की गई सेना की जांच में पता चला है कि जवानों द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा के तहत मिली शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत और सेना प्रमुख की ओर से बनाए गए नियमों का भी उल्लंघन किया है। 18 जुलाई को 3 युवकों के मारे जाने के बाद इस कार्रवाई में शामिल जवानों ने कहा था कि ये आतंकवादी थे और इन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया था। लेकिन इस मुठभेड़ पर विवाद शुरू हो गया था जब तीनों युवकों के परिजनों और ग्रामीणों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था। परिवार वालों ने मारे गए तीनों लोगों की पहचान 17 वर्षीय इब्रार, 25 वर्षीय इम्तियाज़ और 20 वर्षीय अबरार अहमद के रूप में की थी। उनका कहना था कि तीनों मजदूरी करते थे और वे पुंछ के राजौरी क्षेत्र के धार सकरी गांव से शोपियां क्षेत्र में काम करने के लिए आए थे। इस मामले में शोर मचने पर पुलिस और सेना दोनों ने जांच शुरू की थी। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, सेना के अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन अमशी मोरा को लेकर करवाई गई जांच पूरी हो गई है। जांच में प्रथम दृष्टया कुछ सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि इस ऑपरेशन के दौरान अफस्पा 1990 के तहत मिली ताकतों का दुरुपयोग किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ ही पहली नज़र में ही जो लोग इसके लिए दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सेना के एक्ट के मुताबिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि मार डाले गए तीनों लोगों के परिवार अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे थे। सेना द्वारा शुरू गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से लगता है कि सेना परिवारों से सहमत है। प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहनी चाहिए और दोषियों को कानून की पूरी तरह से सामना करना चाहिए। तो सेना की प्रारंभिक जांच में ही स्पष्ट हो गया है पहली नज़र में कि ये जो मुठभेड़ बताई गई थी वो फर्जी थी। 3 मजदूर थे, वो आतंकवादी नहीं थे और इन्हें बेवजह बेगुनाह लोगों को मार डाला गया। कानून का जो अधिनियम वहाँ लागू है उससे सेना को अतिरिक्त अधिकार मिले हुए हैं और कई बार उन अधिकारों का दुरुपयोग हमारे सैनिक करते हैं। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई घटनाओं में सेना के जो अफसर हैं और जो सैनिक हैं वो दोषी भी पाए जा चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बार बार हुई है और कई बार ये भी देखा गया है कि सेना में तरक्की के लिए, मेडल के लिए, वाहवाही के लिए भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में भी, उत्तर पूर्व में भी कई इस तरह की बहुत ही भयानक घटनाएं हुई हैं जिसमें सेना के जवान शामिल रहे हैं। तो एक सेना पर दाग लगाने वाला काम इस तरह की घटनाओं से होता है, सेना का नाम खराब होता है। लेकिन अच्छी बात है कि इस तरह की घटना की सेना ने नोटिस लिया, उसकी जांच करवाई और उस निष्पक्ष ढंग से जांच हुई और ये पाया गया कि ये सैनिक और उनकी जो भी इसमें शामिल थे इस फर्जी मुठभेड़ में, वो सब उनकी शिनाख्त हो गई है और गलत तरीके से ये मुठभेड़ हुई थी। ये अब ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गया है। अब ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और साथ ही जिनके परिजन उनके जो मारे गए हैं उनके परिजनों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए और इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाएं, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं मानवाधिकारों के मामले में भारत का रिकॉर्ड और ख़राब करते हैं और दूसरे देशों को
बोलने का मौका मिलता है कि कश्मीर में भारत सरकार मानवाधिकारों का हनन कर रही है, कश्मीरियों को अधिकारों को कुचल रही है और कश्मीरियों को मार रही है। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक इस मामले को, इस तरह की चीज़ों को हैंडल किया जाना चाहिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद आर्थिक और अन्य मुश्किलों का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर को थोड़ी सी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के व्यापारी वर्ग के लिए 1350 करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने पैसा उधार लिया है उन्हें बिना किसी शर्त के 6 महीने के लिए 5% आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि इससे रोजगार के मौके पैदा होने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा पानी बिजली के बिलों में 1 साल तक 50% रियायत देने का भी फैसला किया गया है। धारा 370 में बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदतर हुई है। उद्यमियों, व्यावसायिक घरानों और पूरी कश्मीरी अर्थव्यवस्था को साल भर तक 4G इंटरनेट न मिलने के कारण उनके लिए साल बेहद ख़राब रहा है। इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बाकी कसर भी पूरी हो गई और व्यापारी वर्ग भयंकर नुकसान में चला गया। इन सब कदमों को देखकर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य में चुनाव कराने की तैयारी में है। केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले खाली पड़े पंचों और सरपंचों की 12,000 सीटों के लिए चुनाव कराना चाहती है। हालांकि इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो यही कि अभी भी कई नेता नज़रबंद हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो पैकेज है, पैकेज की ज़रूरत कश्मीर को है, लेकिन ये पैकेज बहुत ही छोटा मामूली है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में कश्मीर का बहुत नुकसान हो चुका है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। कश्मीर के व्यापारी और जो दूसरे वर्ग हैं सब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। आपको मालूम है कि पर्यटन शून्य के नीचे चला गया है, कोई पर्यटन नहीं हो रहा है और कश्मीर मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करता है। तो जाहिर है कि ये जो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी राहत है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क कश्मीर में नहीं पड़ेगा। ये दिखावटी ज़्यादा है और हो सकता है कि जिस तरह का अभियान सेना का वहाँ चल रहा है उससे भी इसका संबंध हो कि लोगों में जो गुस्सा पनप रहा है उस पर थोड़ा सा ठंडे पानी के छींटे छिड़क दिया जाए, ये भी मकसद हो सकता है। लेकिन एक बड़ा मकसद जो मनोज सिन्हा के वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद बनाने का से शुरू हुआ था, वो ये था कि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जाए, वहाँ चुनाव कराने के लिए माहौल बनाया जाए। इसीलिए उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को छोड़ा भी गया था, कुछ और नेता छोड़े गए थे, लेकिन बहुत सारे नेता अभी बंद हैं, महबूबा मुफ्ती भी उनमें शामिल हैं। तो ये ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार 2 राहों पर चल रही है, 2 नावों पर सवार है और किसी तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय जनमत को, बहुमत को ये दिखाने की कोशिश कर रही कि वो कश्मीर में बदलाव ला रही है, कोशिश कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हो रही है कि उसने कश्मीर को एक बड़े खुली जेल में तब्दील कर दिया है। वहाँ 4G इंटरनेट की सेवाओं को जारी करने में, उनको देने में वो कोताही बरत रही है, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसकी बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इससे जुड़ी हुई है। तो इस पैकेज को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ नहीं देखा जा सकता और ना ही ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इससे कश्मीर घाटी या पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल बदलेगा और वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने का एक नया सिलसिला, एक नया दौर हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने किसानों से जुड़े विधेयकों को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रवक्ताओं पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र को गलत तरीके से, गलत इरादे से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बता दें, किसानों से जुड़े बिलों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी अब कांग्रेस पर ही उल्टा वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इन बिलों को तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में खुद ही शामिल किया हुआ था। पिछले साल आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने कृषि कानूनों में बदलाव का सुझाव दिया था, जिसे कृषि बाजार उत्पादन समिति अधिनियम को खत्म करने के रूप में
देखा जा रहा है और सरकार यही दलील दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक भी कुछ इसी तरह से है और भाजपा अपने बचाव के लिए इसी का सहारा ले रही है। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि हमने ये स्पष्ट किया था कि एपीएमसी अधिनियम को समाप्त करने से पहले किसानों के लिए कई कृषि बाजार बनाए जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल आसानी से बेच सकें। चिदम्बरम ने बयान में कहा, प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। किसानों को कई ऐसे बाज़ारों की ज़रूरत है जहां वे आसानी से पहुंच सकें और अपनी फसल को खुलकर बेच सकें। कांग्रेस के प्रस्ताव में किसानों के लिए यही किया गया था। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये वादा भी किया था कि कृषि उत्पादक कंपनियों संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि किसानों की लागत, प्रौद्योगिकी और बाज़ार तक पहुंच हो सके। हमने ये भी कहा था कि उचित बुनियादी ढांचे तथा बड़े गांवों एवं छोटे कस्बों में सहयोग से कृषि बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज ला सकें और खुलकर बेच सकें। एक बार ये काम पूरा होने के बाद कानूनों को बदला जा सकता है। चिदम्बरम ने अपने एक ट्वीट में कहा, मोदी सरकार द्वारा कानून पारित करने की कोशिश की रही है वो एमएसपी के सिद्धांत और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बर्बाद कर देगा। तो चिदम्बरम 3 स्तरों पर बातचीत कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि एक तो संघीय ढांचे का ये उलट है क्योंकि कृषि जो है राज्यों का अधिकार क्षेत्र है और वहाँ पर केंद्र सरकार दखल दे रही है। दूसरा, उत्पादन, खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज़ें हैं। ये जो बिल सरकार ला रही है इससे ये तीनों चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी क्योंकि सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें घालमेल करने का इरादा रखती है। मंडियों को, अनाज मंडियों को ख़त्म कर रही है तो किसानों को के लिए कोई बाज़ार नहीं होगा। तो बाज़ार बनाने बहुत ज़रूरी है और ये घोषणा पत्र में कहा गया, ये चिदम्बरम का कहना है और सरकार जो है इसको तोड़ मरोड़ रही है। और तीसरा इसका हिस्सा ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज किसानों से सीधे खरीदती है सरकार, वो भी खत्म हो जाएगा तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। तो ये तमाम चिंताएं हैं। ये ज़रूर है कि कृषि क्षेत्र में कांग्रेस भी बदलाव कर रही थी, सुधार कर रही थी और ये सरकार भी उसी नीति पर कमोबेश चल रही है। आर्थिक नीति के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फ़र्क नहीं है, कहीं कोई रफ्तार सुस्त होती है, कोई तेज़ हो जाती है, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी ने इन बिलों के ज़रिए, इन विधेयकों के ज़रिए जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है, खेती के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। और इसका असर ये होगा कि ये जो पूरी कृषि व्यवस्था है वो कारपोरेट क्षेत्र के हाथों में चली जाएगी, कारपोरेट फार्मिंग का युग शुरू हो जाएगा और कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, कि जो मज़दूर हैं वो कारपोरेट के गुलाम बन जाएंगे, उन्हीं के खेतों में वो काम करेंगे मज़दूर बनकर। और जाहिर है कि जो भारत का जो कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, किसानों पर जो हम अभी तक निर्भर रहे हैं वो व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। गांव गरीब होंगे, किसान गरीब होंगे, कारपोरेट की थैलियां भरती जाएंगी। और आइए अब आज की सबसे आखिर खबर लेते हैं। नागालैंड का सबसे ताकतवर विद्रोही संगठन NSCN-IM ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। NSCN अलग ध्वज और संविधान की मांग पर अड़ गया है। उसने कहा है कि बिना ध्वज और खुद के संविधान के शांति समझौता नहीं हो सकता है। NSCN-IM की एक संयुक्त परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई थी। इसमें नागा लोगों के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों और भारत नागा राजनीतिक वार्ता कैसे मुकाम पर पहुंचे, इस पर विचार विमर्श किया गया। NSCN-IM का कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया है जब शांति वार्ता पर गतिरोध की मार पड़ी है क्योंकि समूह और वार्ताकार नागालैंड के गवर्नर RN रवि के बीच गहरे मतभेद हो गए हैं। NSCN-IM ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि NSCN-IM के रुख को दोहराने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकार किया है कि नागा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और
यह दबाव यानी संविधान को नागा सौदे को सम्मानजनक और स्वीकार्य बनाने के लिए भारत नागा राजनीतिक समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। बता दें कि पिछले महीने NSCN-IM ने दावा किया था कि केंद्र ने नागा लोगों की संप्रभुता को मान्यता दी थी। 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी करने का दावा किया गया था, जिसमें इस पर सहमति जताई गई थी कि नागा सह अस्तित्व में रहेंगे लेकिन भारत में विलय नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि 2015 में आनंद फानन में प्रधानमंत्री ने शाम को घोषणा की थी कि नागालैंड के जो विद्रोही संगठन हैं उसके साथ समझौता हो गया है और शांति हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो सरासर झूठ निकला। 6 साल गुजर चुके हैं, अब उस समझौते का, उस संधि का कोई नाम लेवा भी नहीं है। सरकार ने कभी दोबारा उस पर बात भी नहीं की है और अभी बातचीत का दौर चल रहा है और साफ हो गया है कि NSCN का जो इज़ाक मुइवाह गुट है, IM गुट है, वो इसके लिए तैयार नहीं है कि नागालैंड का भारत में विलय हो। वो उसकी संप्रभुता चाहते हैं, उसका अपना संविधान चाहते हैं, अपना झंडा चाहते हैं, यानी वो एक देश में 2 संविधान 2 झंडे वाली स्थिति चाहते हैं। जाहिर है कि ये एक बहुत ही बड़ा कठिन काम है केंद्र सरकार के लिए, जिसने अभी कश्मीर से धारा 370 को हटाया है, वहाँ की पूरी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है और अब वो अगर इस तरह का समझौता यहाँ करेगी तो जाहिर है उसकी मिट्टी पलीत होगी। तो अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि इस तरह का कोई समझौता निकट भविष्य में नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे मजबूत संगठन इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार और दूसरे भी उपाय कर रही है, दूसरे संगठनों को जोड़कर दूसरे संगठनों से समझौता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये मुख्य संगठन उसमें शामिल नहीं होगा समझौते में, तब तक किसी भी तरह का समझौता कारगर नहीं होगा। ये बहुत साफ है। तो इस मामले में सरकार ने मुंह की खाई है और किसी तरह की सफलता जो उम्मीद उसको बंधाई गई होगी, जिन वार्ताकारों ने किया होगा ये सब, और जिस तरह का घालमेल हुआ है उससे सरकार की किरकिरी भी हुई है। तो जाहिर है कि अब बहुत फूंक फूंक कर कदम सरकार को रखना पड़ेगा। और अब अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारियाँ आपको दे दें कि भारत में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और अब ये 53 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में पहुंच गई हैं भारत में। रूस में अब दुकानों पर अगले हफ्ते से कोरोना की दवा, कोरोना की वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी रूस में जो स्पुतनिक V का ऐलान किया गया था, अब वो आम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद किया करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा, सोमवार को उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।